आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 18 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है आपके बॉडी के हर एक सिस्टम के साथ। चाहे वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, न्यूरल सिस्टम हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट होना है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए? उसको ब्लड चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की बात करते हैं तो ब्लड को छोड़ के और क्या हो सकता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम? तो ब्लड को छोड़ के एक आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या है? लिम्फ है। ठीक है, अब सबसे पहली क्वेरी बच्चों की ये आती है कि लिम्फ होता क्या है, वो मैं समझाती हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपके बॉडी में दो ही फ्लूइड हैं। ठीक है, जो कि सारे ट्रांसपोर्टेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैरी करते हैं। ठीक है, तो लिम्फ भी कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा और ब्लड भी करेगा, दोनों करेगा। ठीक है, अब ब्लड की ये खासियत है कि ब्लड में प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करने वाले ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ये सब आपने नाम सुन रखा है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलने का मतलब आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है। आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इस चैप्टर को बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को देखते हैं तो सबसे पहले इसको आपको स्टार्ट कहाँ से करना होता है? ब्लड से। रीजन क्या है? ब्लड इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लूइड जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है वो क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में मेरे साथ आप लोग करते चलेंगे। मोस्टली यूज्ड फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन बॉडी, फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन बॉडी। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको चाहिए तो क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं हम बोलेंगे, बट थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो लिम्फ करता है। तो एक नेक्स्ट आपके पास आता है, टर्म है LYMPH, लिम्फ। ठीक है, अब ये जो लिम्फ है ये अनदर फ्लूइड हो गया आपकी बॉडी का, अनदर फ्लूइड which is involved in transportation, which is involved in transportation। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। दो ही फ्लूइड है। कोई अगर आपसे पूछता है कितने फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, सिर्फ 2 फ्लूइड्स ही है, तीसरा कोई फ्लूइड नहीं है। ठीक है, यही दो हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें से अगर सिर्फ हम ब्लड के ऊपर फोकस करें, सिर्फ हम लोग ब्लड को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड में दो ही चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या है? तो एक है आपके पास प्लाज्मा और दूसरा है आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। ब्लड में दो ही चीजें हैं, एक प्लाज्मा है और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब आप समझें क्या? तो फॉर्म्ड एलिमेंट में जो भी मैंने आपको बताया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके पास, दीज आर, अभी अभी जो आपने देखा, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये है आपके पास। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो पता होना ही चाहिए बच्चे को ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले। क्या बोला मैंने? सबसे पहली बात, ब्लड जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्लूइड है आपकी बॉडी में, तो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। जैसे पिछला चैप्टर आप पढ़ रहे थे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम क्या बोल रहे थे बार बार?
कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, दैट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ब्लड के बाहर तो होगा नहीं, होगा तो ये ब्लड के अंदर ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्लड में प्लाज्मा भी है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, बेसिक दो ही इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट की बारी आएगी तब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तीनों को डिटेल करना है आपको इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोकस किस चीज़ पे करना पड़ेगा, प्लाज्मा के ऊपर करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे बारी आती है किसकी, प्लाज्मा की। एक हम लोग सेपरेटली यहाँ पे किसको देखते हैं, प्लाज्मा को, ठीक है। प्लाज्मा क्या हो गया, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने एक ग्लास में पानी लिया है, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे वहाँ पे उस सोल्यूशन का मीडियम क्या था, वाटर लिया था आपने, ठीक उसी तरीके से प्लाज्मा जो है ये आपके ब्लड में ये कितना ज़्यादा परसेंटेज कैरी करता है कि अगर हम ऐसा बोलें कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा में ही फॉर्म्ड एलिमेंट के घुलने मिलने से बनता है, वो भी सही है, ठीक है। तो ब्लड का ऐसे शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे 55% ऑफ ब्लड। यानी कोई आपसे पूछे कि बताओ ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है, तो मात्र 55% हम इस सेंस में देख रहे हैं, ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस प्लाज्मा के अंदर हम देखना, अगर हम प्लाज्मा को 100% मान लें, ठीक है, तो अगर हम इसको, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि मैम अभी आप 55 बोल रहे थे, अभी आप 90 to 92 बोल रहे हैं। इस प्लाज्मा के अंदर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे 90 to 92%, 90 to 92% जो है इसके पास वाटर। इसमें इन प्लाज्मा कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। हो गया, आप क्रिस्टल क्लियर हो गए। उसमें भी तो सवाल ये उठता है कि अगर हम 100 में से 92 को माइनस करें तो कितना बचता है। 100 में से अगर हम 92 को माइनस करें तो हमारे पास 8%। तो इसका मतलब है कि 8% में भी कुछ चीजें होंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोटीन्स गेम, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट गेम यहाँ पे किसका आ जाता है, प्रोटीन्स का आ जाता है। तो इसमें हो जाएगा 6 to 8%। तो यहाँ पे आपके पास है वो प्रोटीन्स हो जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन्स। फिर हम लोग क्वेश्चन ये राइज करते हैं कि जब 6 से 8% यहाँ प्रोटीन है, 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है, तो ये कौन कौन से प्रोटीन है। तो 6 to 8% प्रोटीन, और फिर नीचे ऐसे कर लीजिए, उधर से म्यूट करेंगे, किसी बच्चे का म्यूट रह जाए। प्रोटीन्स आर, आपके पास मेजर जो यहाँ पे प्रोटीन है दैट आर फाइब्रिनोजन, जो कि आगे जाके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। फाइब्रिनोजन के बाद आपके पास है ग्लोबुलिन्स, और ग्लोबुलिन्स के बाद नेक्स्ट है आपके पास एल्ब्यूमिन। इसको 1 2 3 कर लेंगे। ये देखिए, फाइब्रिनोजन हो गया फर्स्ट, ग्लोबुलिन हो गया सेकंड, और एल्ब्यूमिन हो गया थर्ड, तीसरा प्रोटीन हो गया ये, ठीक है। तो ये प्लाज्मा के ये जो बेसिक कंपोनेंट है ये मैंने अभी समझाया आपको। यहाँ पे मैंने आपको कौन सी बात बताई है कि जो प्रोटीन्स यहाँ पे अवेलेबल है वो हो गया फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये 3 मेजर प्रोटीन है, ठीक है। फिर अब 1 by 1 करके तीनों का आपको काम देखना है। मैम किसी का माइक ऑन है मैम। वही मैं देख रही हूँ किसका ऑन है, डीजे करके कोई तरीके से इसको कर दिया म्यूट में। श्रुति, हाँ हाँ मैम, ठीक है बंद कर दिया। यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं आपके पास दैट आर फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन। अब
सवाल ये उठता है यहाँ पे कि ये जो प्रोटीन्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स मस्ट है 2000% आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको यहाँ पे समझना है कि ये सारे के सारे प्रोटीन जो हैं वो अपना इम्पोर्टेंट रोल आखिर प्ले कहाँ करते हैं, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट इसको देखना स्टार्ट, पहले 3 ही प्रोटीन है, ये प्रोटीन कहाँ से आया, तो ये प्लाज्मा में है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत है, 6 से 8%, ठीक है। फिर बाकी का 90 to 92% क्या है, वाटर है, ठीक है। ब्लड में खुद प्लाज्मा कितना है, 55% है। मैंने सीधा उल्टा दोनों तरीके से आपको इसको बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो हम यहाँ पे बात करते हैं, सिर्फ एक एक बेसिक, क्योंकि सबको डिटेल तो करना ही है वैसे भी आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइब्रिनोजन के बारे में। जो फाइब्रिनोजन है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग ढूंढेंगे आप, नीट का पास्ट ईयर का क्वेश्चन, उसमें साफ साफ आपको दिख जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन और प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजन कैसे करेगा तो मैं सिखाऊंगी आपको। अभी आप इतना याद रख लेंगे कि ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। मतलब जैसे कहीं पे उंगली कट गई, कोई माइनस सा कट हो गया, तो आपने देखा होगा कि वहां से ब्लड रिलीज होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि खुद ही वहां पे क्लॉट हो जाता है, वहाँ पे ड्राई हो जाएगा, एक कम सा फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद जब फाइब्रिनोजन हमने लिख ही लिया है, तो फाइब्रिनोजन के बाद यहाँ पे बात आती है ग्लोबुलिन्स की। दूसरा है तो इसको भी तो देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ग्लोबुलिन। अब ये जो ग्लोबुलिन है, ये पूछे कोई आपसे कि क्या करेगा, तो ये आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को इनहेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब क्या मतलब निकला, समझे इसका। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब यस मैम। इम्यूनिटी में सपोर्ट करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है ये इम्यूनिटी में क्या करेगा, आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपके पास क्या है, थर्ड पोजीशन पे जो आपने देखा यहाँ पे मैम ऑस्मोटिक एल्ब्यूमिन। रेगुलेशन करते हैं। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी है यहाँ पे, लेकिन एल्ब्यूमिन जो है तो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि आपके पूरे बॉडी वेट का मोर देन 70% पता है आपको कि वाटर है, ठीक है। तो वाटर में ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिख लीजिए, हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। आपसे काम पूछा जाएगा अलग से, आपको ये याद रखना है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन का वहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। अब ये तो बात रही कि हमने प्रोटीन प्रोटीन जो थे उसको हमने लिख लिया, लेकिन जब प्लाज्मा के बारे में बात करी जाती है तो प्लाज्मा जो है ये वही मीडियम है जिसके अंदर सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स डूबे होंगे। तो उसके सिवाय प्लाज्मा जो है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में अदर आयंस वगैरह भी कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ small amounts of ions such as minerals and ions, कर लीजिए, minerals and ions such as, जैसे सोडियम आयन का आपने नाम सुना है, सोडियम आयन अगर ना हो तो आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, ठीक है। कैल्शियम है, इसका भी बहुत सारे हार्मोनल रेगुलेशन तक में रोल है इसका, इसके बिना आप करा ही नहीं सकते। मैग्नीशियम है, तो ये सब के सब क्या है, ब्लड में अगर प्रेजेंट है, जैसे जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन का भी रोल पढ़ा आपने, ठीक है। तो देन आपके पास आ जाएगा HCO, नीचे कर लीजिएगा माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपके पास, क्लोरीन आयन है, तो ये सारे आयन्स हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, लिपिड। एक बात अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाया है, तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हम तो पढ़ाई इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि आपकी बॉडी में पाया जाता था। सब लिख दीजिए क्या जाता है लिखने में,
ग्लूकोज भी होगा। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, तो ग्लूकोज भी होगा। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा, तो एमिनो एसिड भी मिलेगा। उसके बाद लिपिड भी है आपके पास बायोमोलिक्यूल में, तो लिपिड भी होगा। सब कुछ इस ब्लड के पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल, यस यहाँ मैम। तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, मैंने लिखा है यहाँ फर्स्ट पेज पे कि प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये दो ही चीजें मिलके ब्लड को बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें जब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, नंबर 1 इज आरबीसी, नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 3 इज प्लेटलेट्स। ये तीन आपके 30, इन तीनों को छोड़ के कोई चौथा फॉर्म्ड एलिमेंट है ही नहीं आपके ब्लड के अंदर। ये दो ही आपके पास क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, ओनली 2, मतलब ओनली 3। और इसके सिवाय फोर्थ अगर आप ढूंढेंगे तो कोई भी नहीं है। और इसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे तो और क्लासिफिकेशन है इसके अंदर। ठीक है, तो आरबीसी स्टार्ट करें हम लोग इसमें यस मैम। से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं आरबीसी के बारे में। क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने अभी अभी सीखा है कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या कंस्टिट्यूट करेगा। तो उसके पास होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर, हो गया आपके पास ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, इसमें आरबीसी मैं शुरू करने जा रही हूँ। इसी का ही दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रो मतलब रेड होता है और साइट मतलब सेल होता है। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी है आपके पास, इसी का ही दूसरा नाम क्या सीखेंगे आप, ल्यूकोसाइट सीखेंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स हो गया ये। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में। ये रहा आरबीसी। रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं इसको, रेड ब्लड कोर्पसल भी कह सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। एरिथ्रो मतलब रेड होता है, एरिथ्रो मतलब क्या होता है, रेड होता है। और साइट मीन्स क्या होता है, साइट मीन्स सेल होता है। मैम ठीक है, सेल। हाँ। तो पहला पॉइंट ये है इसका कि एरिथ्रोसाइट्स जो है ना, ये सबसे ज्यादा ब्लड में पाया जाता है, और द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा ये पाया जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये है क्रिस्टल क्लियर, सबसे ज्यादा ये पाया जा रहा है, मतलब तीनों में सबसे ज्यादा कौन है, आरबीसी है। ठीक है, अब आरबीसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हेल्दी पर्सन के काउंट की बात आती है। ठीक है, तो कितना होना चाहिए ये, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, यानी 5 से 5.5 मिलियन जो है आरबीसी का क्या होना चाहिए, होना चाहिए किसी हेल्दी ह्यूमन में। ठीक है, इन हेल्दी ह्यूमन 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी। स्लैश भी डाल सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। स्लैश अगर नहीं डालेंगे तो माइनस डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, इतना तो पता ही आपको, फर्क ये भी कहना है, ये इतना होना ही चाहिए ब्लड में, नॉर्मल बंदे में, नॉर्मल पर्सन है तो उसमें इतना होना चाहिए। आरबीसी के बारे में पता है खासियत क्या है, आरबीसी में स्पेशलिटी ये है, इसको देख के कोई भी बच्चा इसके पॉइंट्स लिख सकता है, रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आरबीसी के स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, मैं ये जो बाइकॉनकेव सर। हाँ, ये आरबीसी जो है ये कैसा दिख रहा है आपको, इसको देख के कोई भी बच्चा बता सकता है कि आरबीसी ना ऊपर से भी चपटा है और नीचे से भी चपटा होगा, फ्लैट होगा।
तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है ये? बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव होने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या इस आरबीसी में कोई न्यूक्लियस दिख रहा है क्या किसी बच्चे को? नो मैम, No, ma'am. एब्सेंट। नहीं दिखेगा क्योंकि इसके RBC पास में न्यूक्लियस है absent ही होता नहीं। है। हाँ, तो ये रचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है वो आपको दिमाग में रखना है तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीसी के जब हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं, इसका जो शेप है, ठीक है, कैसा दिख रहा है आपको? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव। कोई दिक्कत किसी को? ये बाइकॉनकेव आपको दिख रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है, डिवॉइड ऑफ मतलब होता है एब्सेंट है। ठीक है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ये भी नहीं है इसके पास। ठीक है, आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब ये आरबीसी अगर अपना शेप बदल ले, सिकल शेप्ड हो जाए, तो कैसा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है, शेप के सिवाय अगर हम अदर बातें भी करें इसमें, तो ये आयरन कंटेनिंग जो मैं बता रही थी ना आपको बार बार, तो ये स्पेशली आयरन कंटेनिंग होता है। नेक्स्ट पेज ले रही हूँ मैं, हम लोग आरबीसी पे ही चल रहे हैं अभी। आरबीसी पिगमेंट कैसा है इसका? रेड कलर्ड, ये भी पता है आपको। ठीक है, रेड कलर्ड होने के साथ साथ एक और क्या खासियत है इसके पास? ये आयरन कंटेनिंग होगा, नहीं होगा तो रेड ही नहीं होगा ना, ये भी सोच लीजिए। इसलिए आयरन कंटेन कर रहा है क्योंकि आयरन का कितना रोल है हीमोग्लोबिन में, सो आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आयरन कंटेनिंग जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, मतलब हीमोग्लोबिन, याद आया? आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में, ऐसे H कैपिटल और B स्मॉल, ये हीमोग्लोबिन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, ये भी कैरी करने का ये काम करता है, जिसकी वजह से खुद ही रेड हो जाता है। ठीक है, देन आपके पास क्या है, अगर हम हेल्दी ह्यूमन की बात करें, इन हेल्दी, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आता है ना उसमें निकल के, तो हेल्दी ह्यूमन में ये कितना होना चाहिए? हालांकि अलग अलग दिया जाता है, जैसे नॉर्मली ऐसे तो हम लोग 12 to 16 ग्राम्स बोल देते हैं, लेकिन अगर आप मेल में देखेंगे तो 13 to 17 ऐसे ऐसे करके भी जाता है, लेकिन एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज इसका डेटा जाएगा, आपको याद रखना है 12 to 16 ग्राम्स होना चाहिए। लेकिन ये कैसे, यहाँ पे मैं पर 100 ml कर देती हूँ, ग्राम्स पर 100 ml, अब ठीक हो गया, इतना होना चाहिए। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? अगर मैं पूछूं आपसे कि आरबीसी क्या कर रहा था, तो वहां आपको याद आएगा कि आरबीसी ही वहां ट्रांसपोर्ट ऑफ मैम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी ऑक्सीजन करती दोनों है। का काम कर रहा था वहां पे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, हो गया ये। तो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व है। लास्ट में जब सब कुछ आपने पढ़ ही लिया, ठीक है, तो लाइफ स्पैन भी इसका सीख लीजिए, मतलब कितने दिन तक, मैम 120 क्या डेज। आपकी बॉडी में बन गया तो जिंदगी भर बना रहेगा क्या? अगर ऐसा होता तो कितनी अच्छी बात होती, फिर इतनी मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ती है ना। तो इसके पास एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 120 दिन का, 120 डेज का है। तो एवरेज लाइफ स्पैन मतलब कितने दिन तक ये जिंदा रहेगा, ये हो गया 120 डेज। अच्छा, ये डेड होने के बाद जाते कहाँ हैं, कहाँ जाएगा ये डेड होने के बाद? मैम स्प्लेन में। स्प्लीन में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? स्प्लीन में जाएगा। तो उसमें जाने की वजह से ना इसको हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। यस मैम। 120 डेज के बाद, ये डाई होने के बाद कहाँ जाता है? ये स्प्लीन में जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आरबीसी का, डिस्ट्रॉयड एंड
code in spleen called as ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी को एक बार ध्यान से देखेंगे, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ रही हूँ मैं। यस मैम। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। लाइफ स्पैन क्या है इसका? 120 दिन है। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में कितना होना चाहिए? ये 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड में। क्या काम है इसका? तो रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कलर कैसा होता है इसका? रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद तीनों में इसकी पोजीशनिंग क्या है? तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए टॉप पोजीशन पे जब कभी भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स की पढ़ाई करी जाती है तो सबसे पहले आरबीसी पढ़ाया जाता है बच्चों को। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में कितना पाया जाएगा? ये 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल। ठीक है, शेप कैसा है इसका? नजर आ ही रहा है आपको, यहाँ पे बाई कॉन्केव है। कैसा है ये देखिए, इसका बाई कॉन्केव शेप है यहाँ पे, है ना। तो ये एक प्रोमिनेंट बाई कॉन्केव शेप कैरी करता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये आरबीसी है, याद हो गया होगा आपको। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पे चलते हैं, आगे बढ़े हम लोग। यस यस मैम। मैम। चलिए डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट है आपके पास डब्ल्यूबीसी। इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स है, कहते तो है हम इसको कि ये व्हाइट ब्लड सेल है, बट व्हाइट दिखता नहीं है, ये कलरलेस होता है, क्योंकि इस बेचारे के पास है ही नहीं हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी ले गया, तो ये खुद कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की खासियत क्या है कि कैसा है? ये कलरलेस है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। नहीं होता, इसकी वजह से ये खुद ही कलरलेस हो गया। बोला जाता है कि इसका कॉमन नेम या साधारण नाम अगर यहीं से देखिए ना, तो क्या है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाइट ब्लड सेल, ये हो गया ल्यूकोसाइट्स। देन आगे जब हम बढ़ते हैं तो हाँ, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस कैरी करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे आरबीसी पढ़ते पढ़ते बोले अच्छा इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होगा, तो इसके पास न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, लेकिन वो मिलियंस में था कहाँ? ठीक है, तो ये क्या है? 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ठीक है, इतना 6000 से 8000 ही होता है। ल्यूकोसाइट जो है ना, इसका लाइफ स्पैन उतना ज्यादा नहीं है। जैसे आपने नोटिस करा होगा ना कि जब ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो या कोई ऐसी बीमारी हो किसी को ना, जिसके केस में उसको इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, क्यों? क्योंकि अभी इसी में आगे जाके आप बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी पढ़ेंगे, जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो वो जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है वो इसी के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर किसी को वैसा इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली 4 दिन पे, 5 दिन पे, 7 दिन पे उस पेशेंट को बार बार ब्लड टेस्ट देना पड़ता है, ये चेक कराने के लिए कि उसकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है, तो नंबर इसका 6000 से 8000 हो गया। तो ये जो है शॉर्ट लिव्ड होता है, ल्यूकोसाइट्स आर
देन अब आते हैं हम जो मेन कैटेगरी है आपके पास, इसके लिए मैं एक क्लासिफिकेशन आपको शो करती हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके पास दो मेन क्लासिफिकेशन है, एक को हम लोग अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, ठीक है। देखिए बस ये बेसिक सा है। अगर आपसे एग्जाम में WBC का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो बस इसी को बना के आना और कुछ नहीं करना। अब मैं लेक्चर लिखती हूँ उसकी बजाय ये एक जो है ना ये 50 लाइन के बराबर 50 लाइन्स के इक्विवेलेंट है। कैसे कैसे सोचेंगे, समझना है बहुत ध्यान से। ये WBC का क्लासिफिकेशन है। क्या है ये? WBC का क्लासिफिकेशन है। अब WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। तो ये दो तरह के होते हैं। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इसमें देखिए ये ना ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये देखिए सब में ना आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब कोई डॉट 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 ऐसे प्रेजेंट है। और जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है ना तो ये इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल जो है ऐसे ग्रैनुलर अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। और ये देखिए बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, इसको हम लोग मतलब नॉट होता है, जैसे अबायोटिक। जो बायोटिक नहीं है तो उसको हम अबायोटिक कहेंगे, ठीक है। तो एक है ग्रेनुलोसाइट और एक है अग्रेनुलोसाइट। मुझे स्टेटमेंट लिखना था, बट स्टेटमेंट लिखने का जो हार्डवर्क है वो आपका बच जाएगा एग्जाम में। अगर इसका क्लासिक तो आप जैसे देखिए किसी बच्चे को लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स आर कैटेगराइज्ड एज पहले इस्नोफिल, फिर बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, ठीक है। ऐसे ही सीरीज में लिखा जाता है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई इवोल्यूशन की सीरीज तो है नहीं कि ऐसी अरेंज करना, ठीक है। फिर अग्रेनुलोसाइट के बारे में बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये तो आपके इम्यूनिटी की जान है। ये लिम्फोसाइट खत्म, स्टोरी ओवर। लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट, जो आप कोरोना के टाइम में एंटीबॉडी 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 पढ़ रहे थे ना, कॉपी में बिल्कुल हाईलाइट करके नोट कर लेंगे, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। आपको इसमें से कोई सा भी 4 ऑप्शन देके नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ सेल या विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल या विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को ही बनाने का पावर है और कोई नहीं बना सकता। अब टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का रिजेक्शन जानता है, मतलब पहचान जानता है। बोलने का ये मतलब है कि अगर आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल गया तो आप देखते हैं कि तुरंत आपको छींक आती है, ठीक है। कौन रिजेक्ट करता है उसको? टी लिम्फोसाइट रिजेक्ट करता है। ये साफ बोलेगा कि तुम मेरी बॉडी के नहीं हो, बाहर जाओ यहाँ से। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, आपकी किताब में लिखा है साफ साफ, हम लोग करेंगे बात उस पर भी, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है तो बढ़िया ही समझ आ जाएगा आपको। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, किसी की बॉडी में किसी का किडनी लगा हुआ है, किसी ने आई ट्रांसप्लांट किया, उसको क्या करना पड़ेगा? फिर उसको पूरी लाइफ, जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खाना पड़ता है। ये बात मैंने आपको कब सिखाया था? ये बात मैंने आपको तब भी पढ़ाई थी
जब मैं आपको फंजाई पढ़ा रही थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो फंजाई में जब आप लास्ट कैटेगरी देख रहे थे ड्यूटेरोमाइसिट्स, तो वहां मैंने आपको सिखाया था कि जो ड्यूटेरोमाइसिट्स है ये किस चीज में इन्वॉल्व है, ये क्या करता है, कैरी करता है ट्राइकोडर्मा को, और उसी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का इस्तेमाल करके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाया जाता है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल होगा, फिर तो बेचारे को बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस होगा, तो लॉस तो होगा ही। फिर उसको पूरी जिंदगी खुद को बचा के सेफ रखना पड़ता है, बाहर का जूस पानी सब बंद होता है उनके, जिनके अंदर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है। ठीक है, कोई आपके नोन में हो तो आप पता कर लीजिएगा, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और जितना वो ज़्यादा बच के रहते हैं उतना ही उनका लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। लेकिन हाँ, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो है वो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, नहीं खाए तो जो ये टी लिम्फोसाइट है ना, ये रिजेक्ट कर देगा उसको, और इसके रिजेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इस चार्ट में कोई दिक्कत किसी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एज मैम इट इज कॉपी लिम्फोसाइट में। थोड़ा सा एक बार समझा देंगे? देखिए लिम्फोसाइट जो है ना, ये लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक में पहले एंटीबॉडी निकालते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। कोरोना के टाइम में जब न्यूज चैनल्स वगैरह में एंटीबॉडी का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो नजर आया होगा आपको, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसे हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ये पता है क्या, ये एंटीबॉडी है, ये वाई शेप्ड वाला। ये ऊपर जो रंग बिरंगे एंटीजेंस बने हैं ना, ये तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट है। आप बाहर गए घूमने के लिए, पता चला कि कोई बैक्टीरिया वायरस फंजाई कुछ भी चला गया आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर, तुरंत ये एंटीबॉडी धक्के मार के बाहर करेगा इसको। तो ये जो वाई शेप्ड एंटीबॉडी आपको दिख रहा है ना, ये एंटीबॉडी बनाता है बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है। और टी लिम्फोसाइट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, मैं वन वन लाइन सब में डाल दे रही हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यस मैम। हो गया, चलिए। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, तो एज इट इज वैसे तो आप लोग लिखते ही साथ के साथ। तो सबसे पहला यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जो ये सब के सब आपके पास प्रेजेंट हैं, उसमें ये न्यूट्रोफिल्स क्या है, क्या रोल प्ले करता है, करेगा क्या ये। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सब में, ये 60 से 65% होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए शॉर्टकट में मोस्ट अबंडेंट। लेकिन अब मोस्ट अबंडेंट बोलने का मतलब नहीं है कि ब्लड में ही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मोस्ट अबंडेंट ऑफ द टोटल WBC, ऑफ द टोटल WBC, बस यही बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कि RBC से ही ज़्यादा कर देना है उसको, ये है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है तो परसेंटेज लिखना पड़ेगा आपको, यही कर देती हूँ, 60 to 65%। 60 to परसेंटेज याद होना ज़रूरी है, इसमें कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है। 60 to 65% होता है। अब आपको कंफ्यूज किया जाएगा 70 to 75, 80 to 85, 100%, 25%, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये याद होना ही चाहिए, मस्ट है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा है तो ये 60 to 65% है। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसोफिल के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसोफिल बेचारा सबसे कम है। ठीक है, रोल तो सबका है, कम है लेकिन रोल सबका है। यहाँ पे बेसोफिल क्या है, सबसे कम है, तो लीस्ट मतलब सबसे कम होता है। ठीक है, अब लीस्ट है भाई, तो कितना है ये बेचारा मात्र 0.5 to 1% है, ये 1%। ये हो गया आपका। तो सबसे ज़्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल है, सबसे कम कौन है, बेसोफिल है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों मिलके, देखिए देख लीजिए पहले चार्ट में क्या बोल रहे हैं। ये रहा आपका न्यूट्रोफिल और ये रहा आपका मोनोसाइट। ये तो 12th क्लास में भी हाईलाइट करके बिल्कुल दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ठीक है, ये मोनोसाइट, ये सारी चीजें ना आपको बाय बर्थ गिफ्टेड मिला हुआ है, जो कि आपकी बॉडी में गॉड ने दिया ही इसलिए था कि ये बाहरी किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट हो
कोई भी ऐसी चीज हो उससे बच सके। देखिए ना कि सब कुछ क्या है, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, मतलब समझते हैं क्या होता है फैगोसाइटोसिस? कई जगह पे बायो में टर्म इस्तेमाल होता है। अगर कोई बैक्टीरिया कोई भी चीज ऐसी है जिसको आप ऐसे ना इनगल्फ करके किल कराना चाहते हैं बस, तो वहां पे हम फैगोसाइटोसिस टर्म का यूज करते हैं। फिर क्या है, फाइट्स अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो कौन कर रहा है, तो इस्नोफिल कर रहा है। किसी का इस्नोफिलिया बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, तो उसका हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। फिर ये क्या करेगा, एलर्जी हो गई, एलर्जिक रिएक्शन में आपको तुरंत तुरंत छींक आने लगी, कौन कर रहा है, ये बेसोफिल कर रहा है। अभी भी मैंने आपको लिम्फोसाइट पढ़ाया, लिम्फोसाइट के ये जो, और एक तीसरा टाइप जो नेचुरल किलर सेल हम लोग बोलते हैं, जो एडिशनल घूमता है, ये भी माइक्रोब्स को पकड़ पकड़ के किल ही करने का काम करेगा। मोनोसाइट तो एक्सक्लूसिव जाना जाता है फाइट करने के लिए, सबका रोल मिलता जुलता तो है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि ये सब के सब मिलके, तो बोलते हैं ना कि किसी की बॉडी का जब WBC ध्वस्त होता है ना, उसकी लाइफ भी ध्वस्त हो जाती है। रीजन ये है कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर किसी पर्सन को सर्वाइव करना है तो उसको क्या रखना पड़ता है, ये जो सारे के सारे WBC है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला, न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट, ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये क्या करेगा, फैगोसाइटिक है ये, मतलब कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जैसे एंटर हुआ नहीं बॉडी के अंदर कि ये दोनों मिलके उसे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो टोटल ब्लड में, अभी तो हमने WBC के अंदर बात करी थी ना, WBC के अंदर हमने बात किया तो हमने बोल दिया कि न्यूट्रोफिल जो है 60 से 65% है। लेकिन ओवरऑल जब देखा जाए न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को मिला के, तो ये 6 से 8% कैरी करता है। और इसका नेचर कैसा है, ये फैगोसाइटिक है। तो ये लाइन इसमें लिखेंगे बस आगे। देन है आपके पास थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे, ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए और अच्छा, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स, ये क्या करेगा, ये मिलके इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी फॉरेन एजेंट है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, उससे ये फाइट करने का काम करेगा, डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले कोशिश करता है, या फिर आपकी बॉडी वहां पे डिफीट हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं बेसोफिल पे। अभी अभी मैंने आपको एक एलर्जिक रिएक्शन बेसोफिल, अभी ना प्रिंट कर लीजिए दिमाग में, मैं स्टोरी सुना देती हूँ, उसके बाद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। हम लोग बेसोफिल के बारे में बात कर रहे हैं, स्टोरी क्या है सो सुनिए। मान लीजिए दिवाली के टाइम में या फिर अभी ऐसे नॉर्मल कभी भी आपने क्या किया, सफाई करना स्टार्ट किया। तो झाड़ू तो सबके घर में रोज ही लगता है, डेली लगता है, लेकिन जब आप किसी ऐसे कोने की सफाई करें ना जहाँ पे बहुत दिन से, 6 महीने से, साल भर से सफाई नहीं हुई है, या सिर्फ दिवाली टाइम आप वहाँ पे सफाई करते हैं। ठीक है, तो ये बेसोफिल जो है ना, ये क्या करता है, ये केमिकल सिक्रीट करता है। ये जो केमिकल सिक्रीट करता है उसमें से एक का नाम है हिस्टामिन और दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। दूसरे का नाम क्या है, सेरोटोनिन। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सिक्रीट करता है तो हम क्या करें। तो जब ये सिक्रीट करेगा ना, तो सिक्रीट करने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जंप करना स्टार्ट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको तुरंत छींक आने लगेगी, स्नीजिंग होने लगेगा, वाटरी आई हो जाएगा, रनी नोज हो जाएगा, ये सब सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हिपैरिन भी सिक्रीट करता है, हिपैरिन भी ये सिक्रीट करना है। ये हमेशा के लिए याद रखना है, जिंदगी भर के लिए। सब कट टू कट नीट का क्वेश्चन है। मैं देखिए एक ड्रग दिखाती हूँ आपको, ड्रग मतलब मेडिसिन। ये देखिए एक, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने खाया भी होगा, नहीं खाया है तो अभी के लिए काम आएगा आपके। देखिए एक ऐसा, हाँ इसमें इसका सिम्टम ही नहीं लिखा हुआ,
एक मैंने यहाँ पे ना ये लगाया, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एलर्जी के लिए मेडिसिन है। अब एलर्जी के लिए मेडिसिन है तो मैं ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, उसको देखिए क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, ये जो है यहाँ क्या लिखा है, देखिए एंटी हिस्टामिन है लिखा हुआ, है ना। यस मैम। इसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में हिस्टामिन कुछ गड़बड़ कर रहा था, तभी आप एंटी मतलब अगेंस्ट हिस्टामिन वाला ड्रग यूज कर रहे हैं। साफ साफ ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडोर और आउटडोर 24 आवर एलर्जी रिलीफ, ठीक है। स्नीजिंग है, रनी नोज है, बेचारे ने सिम्टम भी लिख दिया यहाँ पे। इची वाटरी आईज है, इची नोज और थ्रोट है। सही में मतलब इचिंग सा आपको थ्रोट में फील होता है, नहीं फील होता है ना। तो कोई बोलेगा गर्म पानी पियो, ये कितना भी कर लीजिए आप, कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लीजिए, जब तक एंटी हिस्टामिन ड्रग जैसे सेट्रिजिन आप खाते हैं, क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है। यहाँ भी देखिए लिखा है एंटी हिस्टामिन। तो फ्यूचर में कभी वैसा हो तो ये एलेग्रा, नाम ही एलेग्रा है इसका, एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। नाम भी आसान से आपको याद भी हो गया होगा, और एक मेडिसिन भी सीखी आपने आज की क्लास में, है ना। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे बचने के लिए। तो ये सब कर कौन रहा था, तो ये सिक्रीशन करने का काम जो है ये बेसोफिल कर रहा है। कौन कर रहा है, बेसोफिल कर रहा है। अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया बिल्कुल, अब तो कोई डाउट नहीं, अब ठीक है। यस मैम। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, इससे अच्छा लिख सकते हैं आप लोग, जो है ना ये सारा आप एक्सप्लेनेशन जानते ही हैं। तो अब हम लोग बेसोफिल जब लिख ही चुके हैं तो बेसोफिल की बात करें। देखिए है तो ये 2 से 3% ही, 2 to 3%, कम नहीं होता है। लेकिन 2 to 3% होने का ये मतलब नहीं है कि चलो भाई ठीक नहीं भी हो गए तुम तो काम चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी क्या है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में रेसिस्ट करता है, ठीक है, रेसिस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। और ये भी एसोसिएटेड है किसके साथ, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। तो ये इस्नोफिल का, हाँ, इस्नोफिलिया का काउंट अगर कम हो जाए, आप ब्लड टेस्ट कराइए, आप देखेंगे अच्छा एक बार कोल्ड हुआ, फिर कोल्ड हुआ, फिर 10 दिन के बाद हो गया। तो कोल्ड होने का सिंपल सा मतलब तो यही है ना, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, मतलब उस वक्त आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जो आपको परेशान कर रहा है। तो परेशान तो इसलिए कर रहा होगा ना कि इसमें से कहीं ना कहीं कुछ कम होगा। तो आप देखेंगे कि इस्नोफिलिया का काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो आप बार बार उसकी चपेट में आएंगे, बार बार आपको प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। तो ये आपके क्या थे, ये सारे सेल थे। अब जो बी टी लिम्फोसाइट आप मुझे आप क्लियर करने को बोल रहे थे, वो आपका और आगे जाके भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं लिम्फोसाइट के जो टाइप है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये क्लियर है, क्लियर है ये। यस मैम। यस चलिए मैम। आगे देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये दिखाया था, क्या है ये, एंटीबॉडी लिखा है नीचे में, एंटीबॉडी, ठीक है। पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटीबॉडी। वो जानबूझकर नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है चेक करने के लिए कि बच्चे ने जब पढ़ाई करी थी तो उसने अटेंशन दिया था या नहीं दिया था। ए शेप तो एफ शेप, वाई शेप स्ट्रक्चर है इसका, जैसे कैसे एबीसीडी में वाई लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 मेजर टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। मतलब ये काम है तो है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको बदल नहीं सकते, हम इसके साथ कोई फेरबदल नहीं कर सकते। जिंदगी भर के लिए आपको याद रखना है
कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे ये बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, तो आपको यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, ये मैं टाइप करने के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कैपिटल बी होता है, स्मॉल बी से नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, तो बी लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूसेस, तो जो आपको बार बार किताबों में लिखा रहता है ना कि प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, ये खुद घूम के कुछ बनाएगा तभी तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए करता है क्योंकि ये खुद ही एंटीबॉडी बनाता है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, अब ठीक हो गया, या इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी, जो लिखना लिखिए, एक ही मतलब है सबका, ठीक है। ये इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये हो गया बी लिम्फोसाइट का काम। फिर सवाल ये उठता है टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, तो टी लिम्फोसाइट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ्ट, ग्राफ्ट पता है किसको बोला जाता है, GRAFT। ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलने का मतलब ये है, इसमें कैपिटल टी लिखते हैं और लिम्फोसाइट तो जैसे जैसे लिखते हैं, लिम्फोसाइट ये बैठा है आपकी बॉडी में रिकॉग्निशन करने के लिए, रिकॉग्नाइजेज बिटवीन, रिकॉग्नाइजेज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये देखिए सेम एग्जैक्टली डिटो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ क्वेश्चन है। विच लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्यों लिखे, जब बच्चे से यही चेक करना चाहता है कि इसको आता है या नहीं आता है, सिर्फ यही लिख रहा है, साइट मतलब ही सब तो सेल ही पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, तो वहां पे आपको किसका नाम लिखना है, लिम्फोसाइट का। फिर मैंने आपको एक और टर्म बोला अभी आपको यहाँ पे, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स are responsible for graft rejection, are responsible for graft, GRAFT, graft हर वो पार्ट जो कि बॉडी में किसी दूसरे ह्यूमन से इम्प्लांट किया गया है, ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट तो नहीं, ट्रांसप्लांट किया गया, ठीक है, तो उसको ग्राफ्ट कहते हैं। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। तो कौन का, ये भी पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करेगा, तो टी लिम्फोसाइट करेगा। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें। नो मैम। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स। जब ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो ब्लड ग्रुप में क्या है, सबको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप जो हैं वो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, 5वां कोई टाइप है मैम नहीं। ABABO। हाँ, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है आपका, यही 4 टाइप जो है पाए जाते हैं। अब रीजन क्या है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए एक चार्ट है आपके पास, मैं समझा देती हूँ इसको। तो ये आप ही के बुक का टेबल है। एंटीजन का मतलब है कि जिसको बार बार उस एंटीबॉडी के सरफेस पे रिएक्ट करा के देखा जाता है, एंटीजन उसको कहते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है ना यहाँ पे, ये तो ये रहा, ये वाई शेप्ड जो है ये रहा एंटीबॉडी, और
एंटीजन से आप रिएक्ट करा करा के देख के ये पता लगाते हैं कि कौन सा एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, यही है। और एक और यहाँ पे छोटा सा टर्म ये है कि ये जो रिएक्शन हम लोग देखते हैं उसको हम लोग एग्लूटाइनेशन या एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास टेबल है ये यहाँ पे क्या क्लियर कर रहा है देखिए। सबसे पहले ब्लड ग्रुप है आपके पास ए बी और ओ। अब ये 4 ही तरह के जो ब्लड ग्रुप हैं वो आपके पास अवेलेबल है। तो इसके लिए एक और टेबल आता है आपके पास। इसको समझने के लिए कौन सा टेबल आता है सो बताती हूँ आपको, देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से। आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो कैसे होते हैं, एक होता है, पेयर में होता है, कैसे होते हैं वो? आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में होते हैं, कैसे होते हैं? पेयर में होता है। इधर करती हूँ ताकि हाइड ना हो इधर, और आपकी क्रिस्टल क्लियर समझिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये तो आपने देख रखा है कि 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं, ये किसी गांव वाले से भी पूछिएगा ना वो भी बता देगा आपको। कैसे होता है सो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए होता ये है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो अगर ये क्रोमोसोम जो है ये मेल साइड से है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो फीमेल साइड से है। कहाँ से है? फीमेल साइड से, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होगा तो इसमें से एक स्ट्रैंड जाएगा और इसमें से भी एक स्ट्रैंड जाएगा। तो ये जाता है ना, तो जाते वक्त ये जो जीन है ये अपने पास 2 अलील रखता है ये। तो दोनों अलील क्या होगा, वहां पे सेपरेट होगा और बटेगा। कोई एक ही अलील जो है वो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में ये जाता है तो अगर ये फादर का साइड हम मानते हैं लेफ्ट साइड को, राइट साइड को मदर का साइड, तो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 यहाँ पे लिखा गया। अगर फादर साइड से कैपिटल आई ए, रिप्रेजेंटेशन यही है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। किसी बच्चे का मन करे कि मैं स्मॉल आई लिख दूं और ए लिख दूं तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा जेनेटिक्स आपने 10th क्लास में ही पढ़ रखा है, रूल रेगुलेशन आपको पता है कि कैपिटल बोलने का मतलब है कि डोमिनेट करेगा, दूसरे जीन को दबाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको फादर साइड से भी आई ए मिला और मदर साइड से भी आई ए मिला। तो जीनोटाइप लिखते वक्त हम कोई छेड़छाड़ और फेर बदल नहीं करते। ये देखिए इसको और इसको उठा के कॉपी कर दिया हमने यहाँ पे, तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे की बॉडी में फादर साइड से ए गया है और मदर साइड से बी गया है तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी, एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ए बी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक इसका उल्टा यहाँ पे है कि अगर बी मिलता है फादर साइड से और ए मिलता है मदर साइड से तो वैसे भी ए बी ही होना है। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक स्मॉल आई भी है। हमने यहाँ पे स्मॉल आई इसलिए लिखा है क्योंकि ये दबता है, ये रिसेसिव जीन है बेचारा, हमेशा सप्रेस होगा। तो यहाँ पे आई ए के साथ हम स्मॉल आई लिखेंगे तब भी यहाँ पे देखिए इस बंदे का, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। फिर अगर बी भी हुआ फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। फिर अगर यहाँ पे कैपिटल आई बी है बी और होगा। स्मॉल आई है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और ये बेचारा जो है ना, ये रिसेसिव वाला, ये अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब ये सिंगल होगा, एक जैसा होगा और इसके पास कोई डोमिनेटिंग जीन नहीं होगा। तो ये ब्लड ग्रुप ओ है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इसलिए हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव का भी केस होता है। ये टेबल देखते के साथ बच्चे वही क्वेश्चन पूछते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का केस क्यों होता है वो मैं बताती हूँ आपको। पहले आपको इतना समझ आया कि ये और इसका एक क्वेश्चन 10th क्लास में भी है, आपको पता है सेम टेबल से एक क्वेश्चन 10th क्लास में भी आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया। आप ढूंढ के निकाल के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं मिला तो मैं शो कर दूंगी आपको, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप क्वेश्चन है निकाल के बना के रखेंगे आप, ठीक है। यही टेबल, इसी टेबल के हेल्प से आप बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोटबुक में बना के प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। तो ये टेबल था ब्लड ग्रुप हुआ कैसे। लेकिन हम यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ब्लड ग्रुप है वो 4 ही होंगे।
और यही 4 ब्लड ग्रुप है आपके पास, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। जब हम एंटीजन ए डालते हैं तो एंटीजन ए को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, एंटीबॉडी बी से, ठीक है। बी किसके साथ रिएक्ट करेगा, एंटीबॉडी ए से। ए बी का कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे है ही नहीं, नील है ये, ठीक है। और एंटीजन नील है किसका, ओ ब्लड ग्रुप का, और इसका एंटीबॉडी कौन कौन सा है, ए है और बी है। डोनर की बात करते हैं, एक चीज देखिए, मैंने क्या बोला, ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है, देखिए बेचारा सब में बैठा हुआ है, दिखा आपको, ये देखिए। ब्लड ग्रुप ओ जिसका होता है बताते नहीं है जल्दी किसी को, कि किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ तो मुझे उठा के ले जाएंगे, इसलिए ओ वाले तो नहीं ही बताते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है। तो ये ओ वाला जो है बन गया यूनिवर्सल डोनर, और ए बी वाला जो है इसको हर बंदा ब्लड दे सकता है, मतलब ए बी वाला जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये देखिए ए बी वाला भी दे रहा है इसको, ए वाला भी दे रहा है, बी वाला भी दे रहा है, ओ वाला बेचारा तो दे ही रहा था सबको, ठीक है। वो सबको देगा, और ए और बी में तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, ए वाले को ए ही देगा, बी वाले को बी ही देगा, और ओ सबको देगा, और ए बी सबसे लेगा, और ओ बेचारे को सिर्फ ओ ही दे सकता है। ओ जिसका ब्लड ग्रुप है उसको सिर्फ ओ ही वाला पर्सन ब्लड दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये एक टेबल है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है, तो जिससे आपने कंक्लूजन क्या निकाला, आपके सामने बुक होगी वहाँ पे, और हालांकि आपके बुक में लिखा हुआ भी है, ठीक है। इस टेबल के सामने भी एक रिमाइंडर के तौर पे आप लिख सकते हैं कि जब भी एग्जाम टाइम में टर्न करें तो आपको याद हो, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी जो है ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, ये खासियत है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए, अब एक टॉपिक है हम लोगों के पास आर एच ग्रुपिंग का, ठीक है। आर एच ग्रुपिंग का जो टॉपिक है वो मैं समझाती हूँ आपको। जो आप बोलते हैं ना बार बार कि ये जो ब्लड का आप चार्ट देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप का आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव भी जो है वो आपको रोल देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही राइज होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आखिर केस होता कैसे, ठीक है। तो आर एच ग्रुपिंग में क्या होता है, आरबीसी जो है आपकी बॉडी का, तो इस आरबीसी के सरफेस पे एक फैक्टर होता है, इसको हमने सबसे पहले आइसोलेट किया था रीसस मंकी में से, तो हमने उसका नाम जो है आर एच फैक्टर रख दिया, ठीक है। मैं लिखती जाती हूँ साथ के साथ, ऐसे हवा में बोलने से तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आर एच ग्रुपिंग, अब ये जो आर एच ग्रुपिंग है, तो यहाँ पे क्या है, नाम ही है इसका आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन। क्यों इसका नाम रखा गया है, तो सिमिलर टू प्रेजेंट इन, ये कहाँ प्रेजेंट है, रीसस मंकी। इसकी वजह से उसका नाम इससे आर एच लिया गया है, ठीक है। कोई मतलब साइंस का बायो का कोई वैसा टर्म नहीं है कि आपको इसमें वैसा कुछ सीखना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आर एच एंटीजन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अभी अभी तो हमने बोला कि मंकी में देखा गया इस एंटीजन को, तो इसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी वहां भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर ये होगा और जिसके ऊपर ये
प्रेजेंट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, RH पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज का टेस्ट कराते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं, तो अगर वो होगा तभी तो पॉजिटिव बोलेंगे। तो जिसकी वजह से जो प्रेजेंट होने वाला केस है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि RH पॉजिटिव का क्या मतलब समझते हैं, तो लिख लीजिए। Individuals which contain RH antigen on their RBC. नेक्स्ट है आपके पास RH नेगेटिव। इसका उल्टा कर दूंगी मैं, विच कंटेन है ना यहाँ पे, तो विच लैक हो जाएगा। विच लैक। अब आया समझ में? तो ये RH पॉजिटिव वाले के ऊपर RH एंटीजन है और RH नेगेटिव वाले के ऊपर RH एंटीजन नहीं है। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि RH पॉजिटिव वाले जो हैं ये तो 80% केस मिल भी जाता है, लेकिन जो RH नेगेटिव वाला केस है तो 100 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। तो ये बच गया आपका 20%। हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? तो इसलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी करनी है, कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसा वर्क है, तो वहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव आदि जो केस है उसको मैच करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपके पास एक टॉपिक है। ठीक है, ये पेज स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसी से रिलेटेड एक टर्म है जो बच्चों से एग्जाम में पूछा जाता है। टर्म है आपके पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस। पहले तो टर्म सुनते ही आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे आरबीसी रप्चर हो जाएंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फीटस से रिलेटेड है तो फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है। तो इसमें क्या है, कहानी और स्टोरी ये है कि एक ऐसा केस आपको अज्यूम करना है, होता ही है, मतलब समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि वैसे केस में क्या है कि जो मैटरनल ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है, तो फीटस का ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव है और मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है। ठीक है। तो ये इतना घातक और डेंजरस केस होता है कि जिसमें ये मदर जो है ना, ये खुद ही अपने ही बच्चे के बॉडी के ब्लड के खिलाफ जो है ये एंटीजन अपनी बॉडी में बनाना स्टार्ट कर देती है और एंटीबॉडी। ठीक है। तो इसके केस में क्या है, इस चीज का खतरा होता है कि अगर कहीं से भी कोई ब्लड लीकेज हुआ तो ब्लड लीकेज होने की वजह से जो फीटस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फीटस की डेथ क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसकी बॉडी का एक एक आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ज्यादा अच्छा तब समझ आएगा जब आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे केस क्या है, तो यहाँ पे केस ये है कि आपको पता है कि प्लेसेंटा क्या करता है, मदर की बॉडी और चाइल्ड की बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब जो फीचर्स वहाँ पे डेवलप हो रहा होता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, द RH नेगेटिव मदर का है, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर
in case of any leakage, अगर लीक हो गया तो prepare antibody against fetus of इसके ब्रैकेट में डाल लीजिए RH पॉजिटिव, which leads to destruction of, destroy हो जाएगा, destruction of RBC of fetus। चलिए, ये टॉपिक क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, इसको नाम दिया जाता है। और इसको अगर आप ध्यान से इस टर्म को देखेंगे तो टर्म को देखने से भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब क्या होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्लियर है? बिल्कुल Yes, ma'am. मैंने आपको आज की क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स कराए हैं। आपने सबसे पहले ब्लड के कंपोनेंट सीखे, फिर आपने प्लाज्मा का कंपोनेंट सीखा। प्लाज्मा में भी फिर आपने 3 प्रोटीन सीखा, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। फिर आपने तीनों का काम सीखा। फिर आपने फॉर्म्ड एलिमेंट सीखा। फॉर्म्ड एलिमेंट में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का अलग अलग एक्सप्लेनेशन सीखा। फिर आपने डब्ल्यूबीसी के सारे टाइप सीखे, फिर सारे टाइप का भी काम सीखा। फिर आपने ब्लड ग्रुप सीखा, ब्लड ग्रुप कैसे बनता है वो भी सीखा। और फिर अभी अभी आपने RH ग्रुपिंग सीखा और उसमें एक टॉपिक आपने सीखा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो इतना आपने किया है, तो इसको तैयार करके रखेंगे। तो अगली क्लास में फिर आपको मैं कराऊंगी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिक इंट्रोडक्शन भी सारे जो सेगमेंट्स हैं उसका मैं दे दूंगी। ठीक है, तो इतना आप करके तैयार रखें। लीव करूँ मैं? थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Yes.